आज हम बात करेंगे आवर्तगत हार्मोनिक मोशन पे। जैसे आप लोग कभी कभी क्या प्रत्येक दिन देखते हैं कि सूर्य चंद्रमा आज के आकाश में बार बार कुछ अंतराल के पश्चात दृष्टि से ओझल हो जाता है। या आप ऐसे समझ लीजिए जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, वसंत ऋतु का भी होता है। तो ये क्रमिक परिवर्तन अपने अपने समय पर आता रहता है। ठीक है, जैसे आप कोई फसल ही ले लीजिए, जिस ऋतु की फसल होती है उसी ऋतु में होती है। जैसे आप धान की खेती कर रहे हैं, धान की खेती गेहूं की खेती में थोड़ी ना होगी। जिस समय उसकी ऋतु होगी गेहूं की, उस समय धान को नहीं पैदा किया जा सकता है। या कि आप धान की बुआई हो रही है तो आप उस समय गेहूं की बुआई करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि एक उसका नियत ऋतु में ही उगना होगा। जैसे आप झूला झूलते समय, झूले का क्या होता है, जब झूले पे बैठते हैं तो आप एक छोर से दूसरे छोर पर जाते हैं। कैसे जाते हैं कि बार बार एक ही स्थान पर नहीं रह पाते हैं, इस स्थान से उस स्थान, उस स्थान से इस स्थान, ये चलता रहता है। जैसे दिन रात का नियत अंतराल पर बार बार होना। ठीक है, तो ये सब आज काल में निश्चित तौर से कौतूहल का विषय था, जिसको सुलझाने के लिए मनुष्य द्वारा सुलझाई गई प्राकृतिक घटनाओं की गुत्थियों में घटनाओं की पुनरावृत्त आवर्तिता की सुलझन बड़ी उपलब्धि थी, जो कालांतर में परिष्कृत होकर दोलनी तथा आवर्तगत के अध्ययन का आधार बनी। ठीक है, अब इस हार्मोनिक मोशन में पीरियाडिक मोशन है, ऑक्सिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन, तो बहुत सारे मोशन को समझाया गया है। जैसे आप मान लीजिए आपका पीरियाडिक मोशन है, तो इसका क्या है कहने का मतलब कि पीरियाडिक मोशन है क्या। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब कोई पिंड एक निश्चित पथ पर अपनी गति को एक निश्चित समयांतराल के बाद बार बार दोहराता है, ठीक है ना, तो इस गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की गति, सरल लोलक की गति। जैसे सरल लोलक का आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, ठीक है ना। या आप ले लीजिए स्प्रिंग पर लटके पिंड को नीचे खींचकर छोड़ने पर ऊर्ध्वागति होती है, घड़ी की सुइयों की गति। तो ये सब आवर्त गति के एक उदाहरण थे। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एनी मोशन ऑफ ए सिस्टम दैट इज कंटिन्यूअसली एंड आइडेंटिकली रिपीटेड इज नोन एज पीरियाडिक मोशन। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ओके, ठीक, एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल को समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात थी आपकी पीरियाडिक मोशन की। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं कि ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं दोलन अथवा कंपन गति। से बोलते हैं ऑक्सिलेटरी अथवा वाइब्रेटरी मोशन।
ठीक है। समझते हैं होता कैसे। जैसे पीरियडिक मोशन में किया दिया गया कि जब कोई पिंड एक निश्चित पथ पर अपनी गति को एक निश्चित समयांतराल के बाद बार बार दोहराता है तो इस गति को आवर्त गति कहते हैं। अब दोलन तथा अथवा कंपन गति की बात हो रही है, तो दोलन का मतलब है कि टू एंड फ्रो, ठीक है, इधर और उधर। तो किसी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर होगा तो हमारा वो क्या कहलाएगा, दोलन कर रहा है, कि वो एक दोलन गति कहलाएगी या कंपन गति कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब कोई पिंड एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्त गति करता है तो इस गति को दोलन गति अथवा कंपन गति कहते हैं। ठीक है, तथा उस निश्चित बिंदु की स्थिति को मध्य स्थिति अथवा साम्य स्थिति कहते हैं, जहां पे उसका मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन वहां पे होगा जहां पे उसका मध्य बिंदु होगा, या जिस बिंदु के बीच से इस इधर हो रहा है या उधर जा रहा है, तो ये हमारा दोलन गति अथवा कंपन गति कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि चित्र में एक चित्र बना दे रहे हैं। तो इसका मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लो ये कोई पॉइंट दे दिए हो, ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट रहा हमारा, ये इस साइड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऐसे। तो ये एक स्थिति हो गई ए, दूसरी स्थिति हो गई बी, ठीक है ना। तो इसके जो मध्य में पड़ रहा है, जो निश्चित, तो इस मध्य स्थिति अथवा साम्य स्थिति जहां पे ये अपना दोलन ऑक्सिलेटरी मोशन बंद कर देगा। अगर आप किसी दोलन को सरल लोलक के दोलन काल निकालेंगे तो उसका वो क्या करेगा वहां पे, कि यहाँ पे एक साम्य स्थिति आ जाएगी, जब दोलन करते करते वो रुक जाए। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, द मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट
in the fixed interval of time is known as oscillatory or vibrating motion. Fixed point is called mean position of the oscillation. ठीक है, एक नोट लिखते हैं। प्रत्येक दोलन गति आवश्यक रूप से आवर्तगत होती है, किंतु प्रत्येक आवर्तगत का दोलन गति होना आवश्यक नहीं है। तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि सूर्य के परिता पृथ्वी की गति आवर्तगत तो है, लेकिन दोलनगत नहीं है, क्योंकि यह गति पथ के किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर नहीं होती है। ठीक है, कि जो दोलन का आवश्यक प्रतिबंध है, वास्तव में पृथ्वी की यह गति वृत्तीय गति है। ठीक है, तो नोट में दे दिया गया कि प्रत्येक दोलनगत आवश्यक रूप से आवर्तगत होती है, किंतु प्रत्येक आवर्तगत का दोलनगत होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। सरल आवर्तगत, जिसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये हमारा एक समान वृत्तीय गति के रूप में, अगर हमें सरल आवर्तगत एक समान वृत्तीय गति के रूप में अगर लिखना हो तो इसको हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सरल आवर्तगत एक समान वृत्तीय गति के रूप में। ठीक है, पहले लिख लेते हैं हेडिंग को, सरल आवर्तगत एक समान वृत्तीय गति के रूप में। ठीक है, तो इस पे एक डेरिवेशन भी होगा, तो उसको भी निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, इंग्लिश वालों के लिए सही रहेगा। ठीक है ना, तो इसकी पहले हमें परिभाषा में जाननी चाहिए कि परिभाषा है क्या इसका।
जैसे कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान कोणीय वेग से चल रहा हो तो कण से उस वृत्त के किसी व्यास पर खींचे गए लंब के पात की गति अर्थात उस व्यास के अनुदिश सरल आवर्त गति होती है। ठीक है ना। तो पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर किसी व्यास पर खींचे गए लंब के पास। ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं व्यास के अनुदिश, जिसे बोलते हैं व्यास के अनुदिश को सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है। या सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्टकट में लिखते हैं ऐसे एचएम। तो एस एच एम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। तो एक फिगर बना लिया जाता है। सर्कुलर की बात चल रही है तो सर्कुलर मोशन में आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। जैसे आपने एक सर्कुलर कोई बना लिया गया कि एक सर्कुलर टाइप का फिगर है। ठीक है। सर्किल नुमा। ठीक है। आपकी बुक में भी बना हुआ है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ये मान लो कोई कण है, कोई पार्टिकल है, यहाँ पे है आपका, और ये एक समान कोणीय वेग से चल रहा हो। ठीक है। तो कण से वृत्त के किसी व्यास पर खींचे गए लंब के पात की गति सरल आवर्त गति कहती है। ठीक है। तो जैसे अभी यहां पे कुछ थीटा कोण जनरेट होगा तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी के टर्म में। ओमेगा क्या है आपका, कोणीय वेग हो जाएगा। ये आपका पार्टिकल हो गया, पी से डिनोट कर दिए। ठीक है। जितना कोण इसका होगा उतना ही कोण इसका होगा। ठीक। अब यहां से अगर ये पॉइंट हमारा n हो जाए और यहां से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कोई दूरी होगी x एक्सिस y एक्सिस। तो ये आपका x डायरेक्शन है, ये आपका y डायरेक्शन डैश के टर्म में हो जाएगा, नेगेटिव के टर्म में हो जाएगा। और ये आपका y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा, और ये आपका y डैश में हो जाएगा।
तो यहां से यहां के बीच में कोई एक दूरी होगी जिसे हम y से डिनोट कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा y एक्सिस पे, और ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, मान लो कोई ले ले तो है, मान लो a है हमारे पास, ठीक है। तो समझने की जरूरत है, लिखने की जरूरत ज्यादा नहीं है, आप समझते रहिए। तो मान लीजिए कोई इस्माइल त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर कोई कण P है रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है कि एक निश्चित कोणीय चाल जिसे हम ओमेगा से दर्शाया गया है, तो एक निश्चित चाल ओमेगा से गति कर रहा है। तो P से वृत्त के किसी व्यास, ठीक है, माना हमारे पास व्यास ले लिए y और y डैश पर डाले गए लंब का पाथ, ठीक है। तो P से N पे क्या कर दिया गया, लंब डाल दिया गया 90 डिग्री, ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर Tn है। तो कण P वृत्त की परिधि के बिंदु किस पे जाएगा, x पर होता है, तो इसका लंब पाथ क्या हो जाएगा, कैपिटल N का टर्म हो जाएगा। तो वृत्त के केंद्र O पर यह संभव हो सकता है, इससे पहले नहीं। तो जब कण P परिधि के अनुदिश 1/4 चक्कर, 1/4 चक्कर, क्योंकि ये 4 भागों में बटा हुआ है, तो परिधि क्या कर रहा है, 1/4 चक्कर चलकर बिंदु Y पर पहुंचता है। तो 4 भाग हैं इसके, तो Y पर पहुंचने के लिए 1/4 चलना पड़ेगा चक्कर इसको, तब पहुंचेगा। तो लंब पाद N वृत्त के केंद्र O से क्या हो जाएगा, Y टू Y डैश Y के अनुदिश हो जाएगा। तो O से Y के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल a हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास त्रिज्या क्या है, स्मॉल a है। तो O y इक्वल टू a हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दूरी चलकर बिंदु पर, किस बिंदु पर पहुंच रहा है, y बिंदु पर पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो जब कण P परिधि पर बिंदु y से x पर, x डैश पर आता है, तो लंब पाद कैपिटल N जो है व्यास पर बिंदु y से O तक आ जाता है। समझिएगा कि जब कण P परिधि पर बिंदु y से x डैश पर आता है, मतलब कहने का मतलब ये y से x डैश पर आता है, तो लंब पाद n जो हमारा n है व्यास पर बिंदु y से O तक आ जाता है। मतलब n जो है व्यास पर बिंदु y से किस पे आ जाता है, O तक आ जाता है। तो कण P के बिंदु x डैश से y डैश तथा फिर x तक आने में लंब पाद n, ठीक है। तो बिंदु O से y डैश तथा फिर y डैश से O तक गति करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है कि बिंदु P के वृत्त के परिधि पर एक चक्कर पूरा करने में लंब पाद n वृत्त के केंद्र O जो दिया गया है वो क्या हो जाता है, साम्य स्थिति आ जाती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाती है कि इधर उधर व्यास y डैश के अनुदिश एक दोलन पूरा करता है। तो P की आवर्त गति एक वृत्तीय गति जिसे कहते हैं वृत्तीय गति में चल रहा है, तथा N की गति दोलन गति तथा दोलन दोनों के आवर्त काल जिसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं, क्या हो जाएगा, आवर्त काल समान, ठीक है। तो जो हमारा पास लंब पाद n दिया गया है वो क्या हो जाएगा, पर लगने वाले त्वरण की दिशा सदैव साम्य स्थिति अर्थात O की ओर होती है, तथा त्वरण का परिमाण इसके साम्य स्थिति O से विस्थापन के समानुपाती होता है। तो n की गति क्या हो जाएगी, सरल आवर्त गति होती है, ठीक है ना। अब इसी फिगर को आधार बना करके निकालते हैं सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। हेडिंग लिख लेते हैं कि सरल आवर्त
गति का विस्थापन समीकरण। ठीक है, तो ये हम इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो फिगर को हम देखते चलें और समझते चलें, उसके बाद लिखते चलें। तो मान लेते हैं कि माना कण एक समान कोणीय चाल ओमेगा से गति करता है तथा समय अंतराल में कण पी का कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा। तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं तो कोणीय विस्थापन किस में देखेंगे कि एक्स ओ पी में। तो उससे पहले कंसीडर कर लेते हैं माना कण एक समान गति करता है। तो गति करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ समय अंतराल है, तो समय अंतराल में कण पी का कोणीय विस्थापन निकालना। तब इस समय अंतराल कण पी का कोणीय विस्थापन ठीक है। तो कोण हमारे पास कौन कौन सा बन रहा है, तो एक्स ये हो गया, ओ और पी। कहने का मतलब है आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं यहां से, ये ठीक है ना। तो लिख सकते हैं एक्स ओ पी में क्या है कि थीटा इक्वल टू दिया गया है ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी। तो समयांतराल में लंबपाद एन जो दिया गया है वो क्या है कि अपनी साम्य स्थिति क्या कर रहा है, जीरो से विस्थापन हो रहा है। तो ओ एन का मान कितना दे दिया गया है, यहां पे देखिए आप, यहां पे ओ एन कितना हो जाएगा आपको दे दिया गया, वाई है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसी समयांतराल में यन का अपनी साम्य स्थिति ओ से विस्थापन कितना जा रहा है कि ओ एन इक्वल टू वाई, ये हमने कंसीडर कर लिया। तो हम ट्रायंगल में चलेंगे, जो हमारे पास समकोण त्रिभुज बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज
ओ पी एन, फिगर में आप देख सकते हैं कि ओ पी एन का टर्म, यहां पे देखिए ओ से पी एन, ये आपका क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखेंगे ओ एन अपान ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको दे दी गई है ओमेगा टी, तो थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, ओ एन की वैल्यू आपके पास वाई है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ एन की वैल्यू क्या है आपके पास, वाई है, तो वाई अपान ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी साइन थीटा की जगह पे ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी का टर्म। ठीक है, और ओपी आपके पास क्या एक त्रिज्या है जिसे हम स्मॉल ए से पहले से नोट कर चुके हैं, तो यहां लिख सकते हैं कि ओपी इक्वल टू स्मॉल ए क्या है आपके, ये त्रिज्या है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं y अपान स्मॉल ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी का टर्म। ठीक है, तो या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये एक समीकरण बनता है और इस समीकरण को हम बोलते हैं सरल आवर्त गत का विस्थापन का समीकरण है। ठीक है, तो ये आपका विस्थापन समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, थीटा की वैल्यू चेंज कर देते हैं, रेडियस चेंज कर देते हैं और सरल आवर्त गत का विस्थापन समीकरण के माध्यम से y की वैल्यू निकालने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो हैरान होने की कोई बात नहीं है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब सरल आवर्त गत से संबंधित कुछ पद हैं, उनको हम निकालते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसको भी निकाला जाए, तो अगली हेडिंग हो जाएगी सरल आवर्त गत से संबंधित पद, टर्म्स रिलेटेड टू एसएचएम। ठीक है, हेडिंग लिख लेते हैं सरल आवर्त गति से संबंधित पद। टर्म्स रिलेटेड टू एसएचएम। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? तो कुछ टर्म्स हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास पहला पॉइंट आपका हो जाएगा, मान लीजिए आपका पहला पॉइंट है आयाम। इससे पहले आप लोगों को हमने कुछ आयाम जिसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जिसे दिया था, तो इससे पहले कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराया था और सॉल्व कराते हुए हमने ए निकलवाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड
इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, कि सरल आवर्त गत करते कण का अपनी साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा? सरल आवर्त गत का आयाम कहलाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं सरल आवर्त गति करते कण का अपनी साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। सरल आवर्त गत का आयाम कहलाता है। ठीक है ना? जैसे आपका समीकरण आया था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो इसका जो अधिकतम मान है, अधिकतम मान होने के लिए क्या होगा कि साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस टर्म में ले चलेंगे, तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 हो जाएगा, तब y मैक्सिमम क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ठीक, यदि ओमेगा टी का वैल्यू 3 पाई बाई 2 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी का मान -1 हो जाएगा, तब y मैक्सिमम क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा। क्यों? वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट बनते हैं कि जब हमारा पाई बाई 2 रोटेशन हो रहा है, थीटा हमारा पाई बाई 2 हो रहा है, तो ओमेगा टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 3 पाई बाई 2 का हो रहा है तो ओमेगा टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो समीकरण हमारे पास है इसको लिख लेते हैं। समीकरण क्या है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो पहले पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? ओमेगा टी इक्वल टू अगर पाई बाई 2 रखा जाए तो क्या हो जाएगा मान इसका? यहां पे पाई बाई 2 रख देंगे ओमेगा टी के, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लिख सकते हैं इसको कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? a साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो गई? पाई बाई 2 हो गया, तो ये आपका 1 हो जाएगा साइन पाई बाई 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि y आपका क्या हो जा रहा है? ये मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है। ठीक है, कब दे रहा है? जब आपने ओमेगा टी के स्थान पर पाई बाई 2 रखा। ठीक है, अगर हम दूसरा पॉइंट देखें कि ओमेगा टी की वैल्यू 3 पाई बाई 2 कर दें, पाई बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री, और 3 पाई बाई 2 कर दे रहे हैं तब क्या हो जाएगा? ये आप देखिए कि यदि हम ओमेगा टी इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रखें तो साइन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से वैल्यू क्या आ जाएगी? तो पुट करते हैं वैल्यू को, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 पाई बाई 2 हो गया, तो 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन के टर्म में माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? a इंटू -1 हो जाएगा। यहां पे क्या था? a इंटू 1 था,
ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम की हो रही है ना, किस केस में, कि जब हमने 3π/2 रखा, तो ये दोनों केस में एक बार माइनस में भी हो रहा है और एक बार प्लस में भी हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ओमेगा y मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो गया, -a का टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो थी आयाम की बात। अब दूसरी बात करेंगे हम कि आवर्त काल के बारे में, टाइम पीरियड, जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं आवर्त काल। आवर्त काल, इसे कहते हैं टाइम पीरियड। जिसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल का मतलब क्या है सरल आवर्तगत में। ठीक है, ये पहले तो कहने का मतलब है कि जब सरल आवर्तगत करते कण द्वारा एक कंपन में लगा समय, मतलब कि सरल आवर्तगत करते कण द्वारा एक कंपन में लगा समय क्या कहलाएगा, सरल आवर्तगत का आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, it is the time interval taken by the particle to complete one oscillation. ठीक है, it's called क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड के टर्म में चला जाएगा, तो यह हमारा आवर्त काल कहलाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा सबसे पहले। सरल आवर्त गति करते कण द्वारा एक कंपन लगा समय सरल आवर्त गति का आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आवर्त काल किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों को याद रखना पड़ेगा आपको। इसके नीचे अंडरलाइन कर दे रहे हैं कि आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो सरल आवर्तगत करते कण द्वारा एक कंपन में लगा समय सरल आवर्तगत का आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था कि जो कण था, यहां पे आप देखिए फिगर में चित्र जो बना है, तो इस चित्र में ये दिख रहा होगा आपको कि कोई कण है, कण इसमें कंसीडर कर लिया पी पार्टिकल है, तो ये वृत्त की परिधि पर एक चक्कर लगा रहा है। तो वृत्त की परिधि पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, एक चक्कर लगाने में वृत्त की परिधि पर कितना समय लगेगा, ओमेगा चाल से भी चल रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता ही है, ये पता है आपको। ठीक है, तो ओमेगा की स्पीड है, रोटेशन एक बार पूरा कर रहा है, तो x से x डैश में जाएगा तो पाई रोटेशन हुआ। ठीक है, अगर x से x पर ही आएगा तो 2 पाई का रोटेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कण P का कोणीय वेग ओमेगा है, अतः इसकी परिधि पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई
ओमेगा सेकेंड। ठीक है, तो सरल आवर्त गत करते हुए लंब पाथ n का आवर्त काल क्या हो जाएगा? t क्या हो जाएगा आपके पास? 2 पाई बाई ओमेगा सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात आती है फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की। ठीक है, तो पहले इसकी परिभाषा समझें कि द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लिख लेते हैं हेडिंग इसकी, क्या हो जाएगी? आवृत्ति। इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जिसे हम स्मॉल n से नोट करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि सरल आवर्त गत करते कण द्वारा लिखा जाता है सरल आवर्त गति करते कण द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को सरल आवर्त गति की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड में किए गए किसकी संख्या? कंपनों की संख्या। सरल आवर्त गति कहते हैं, सरल आवर्त गति की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता होगा, इसके पहले सॉल्यूशन भी कराया जा चुका है। क्या हो जाएगा कि स्मॉल n इक्वल टू 1 अपॉन टी। ठीक है, और t की वैल्यू क्या है आपके पास? n इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा है, तो ओमेगा, और इसको सिंपल कर सकते हैं, तो n इक्वल टू ओमेगा ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये ओमेगा क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है। 2 पाई क्या है आपका? सेकेंड है। तो कंपन अपॉन सेकंड, अथवा इसको हम किस यूनिट में लिख सकते हैं? हर्ट्ज की यूनिट में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अगर हम ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई स्मॉल n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, तो इनको याद रखना है। कभी कभी फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है और ओमेगा पूछा जाता है, तो होता क्या है कि आवृत्ति आवर्त काल के व्युत्क्रम के बराबर होती है, तो n इक्वल टू 1 अपॉन टी का टर्म यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एक फार्मूला
निकल के आता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन का। ठीक है,